गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं आज हम लेके आ रहे हैं वीडियो नंबर 2 लेके आ रहे हैं बेटा। ये वीडियो नंबर 2 लेके आ रहे हैं जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसी चैप्टर की कॉन्टिन्यूशन में लेके आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया था इसके लिए हमारे पास जो वेटेज है हमारी 8 नंबर की इसकी वेटेज है बेटा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी इस बात को बताया था बेटा। 8 नंबर की वेटेज है तो बहुत ज़्यादा हमें इस चैप्टर पे ध्यान देना है। और 6 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल से आता है तो मोटा मोटा 14 मार्क की इस चैप्टर की वेटेज है। तो इससे बड़ा चैप्टर मैंने नहीं देखा क्लास 12 के अंदर में। चलिए लास्ट टाइम की वीडियो आपने देखी होगी जिसके अंदर हम लोगों ने बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। आज हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एनालाइज करेंगे यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है रिवाइज हुआ था। चेंज इन रिजल्टिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बी क्लासिफाइड टू 3 एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आज हमने डेफिनेशन भी करी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए। आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेट आर नॉट द इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैंने बताया था जो मेन काम है किसी बंदे का वो कहलाता है। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे हम लोग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बीइंग द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेज जनरली रिजल्ट फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स डेट डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है वो याद नहीं रखना, ये एग्जाम्पल याद रखना है। फॉर नॉन फाइनेंस कंपनी 2 तरह की कंपनियाँ हो जाएंगी। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा। ऑपरेटिंग का मतलब अगर मान लीजिए मेरा कपड़े का काम है, मैंने बताया पिछली बार, मैंने गारमेंट का काम बताया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया स्पोर्ट्स का काम बताया किसी के पास। ठीक है, तो उनके लिए मेन एक्टिविटी होगी इनसे सेल करके जो पैसा आ गया। ये नॉन फाइनेंस कंपनी होती है। कोई फाइनेंस कंपनी है, कोई बैंक है मान लीजिए। आप हमेशा दिमाग में याद रख लीजिए। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, येस बैंक का। मैं येस बैंक को बड़ा फॉलो करता था। येस बैंक का नाम याद रख लीजिए या ICICI बैंक तो पता ही होगा आपको। तो बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम तो क्या होता है, ब्याज पे पैसे देती है, ठीक है, और लोगों से ब्याज पे पैसा लेती है, मतलब लोगों का पैसा जमा करती है। तो उसके लिए मेन काम क्या हो गया? जो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव होगा उसके लिए मेन काम हो गया, तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। लेकिन कोई गारमेंट वाला है, कोई मार्कर का काम करने वाला है, स्टेशनरी का काम करने वाला है, उसके लिए नहीं है कोई काम। कोई मास्टर आदमी है, मास्टर का मतलब कोई भी टीचर है, टीचर का काम थोड़ी है कि इंटरेस्ट को रिसीव करे। वो उसकी कौन सी एक्टिविटी मानी जाती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं मानी जाती है उसकी। वो उसके लिए उसकी अभी हम बात करेंगे बेटा, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। हमने कहा था वो अदर इनकम मानी जाती है, आपने देखा भी होगा। चलिए, तो नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग में आएंगी? कैश रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स को भेज दिया हम लोगों ने। ठीक है, एक इसमें आ गया कैश रिसीट फ्रॉम रॉयल्टी। मैं भी इसके लिए एक चार्ट बनाऊंगा। फ्रॉम फी एंड कमीशन, कैश रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, इनसे पैसा मिल जाना आपको, पैसा तो आ रहा है ना बेटा। ये चीज़ हो गई हमारे पास। कैश पेमेंट, अब ये तो हमारे पास पैसा आने की बातें हुई हैं। अब यानी कि ये यहाँ से हमारा इनफ्लो हो जाएगा बेटा। और क्या होगा? कैश पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। अगर हम पेमेंट करेंगे हम गुड्स का तो वो आ जाएगा हमारे पास। और क्या करेंगे? कैश पेमेंट कर दिए गुड्स के लिए, कैश पेमेंट कर दिया ट्रेड पेबल का, उसका उल्टा सोच लिया। अब पेमेंट कर दिया वेजेस, सैलरी, अदर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, कैश रिसीव प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम फॉर इंश्योरेंस कंपनी। हम लोग क्या कर इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया इन्होंने, कैश रिसीव ऑफ प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम। तो उनका भी तो मेन काम इंश्योरेंस कंपनी का ये होता है। कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, हम कई बार टैक्स पे कर देते हैं, टैक्स पे करते हैं, कई बार कैश को हम रिसीव कर लेते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं बेटा? ये हमारी ये हमारी डेटा आइडेंटिफाइज इन्वेस्टिंग रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस, उनके अलावा है बेटा, इसका कुछ मतलब नहीं है। मैं कैश पेमेंट एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये सारी की सारी हमारी कौन सी एक्टिविटी कहलाती है बेटा? यस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। मैं अभी चार्ट बनाने वाला हूँ एक थोड़ी देर के अंदर ही। और फाइनेंस कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? पेमेंट और परचेज ऑफ सिक्योरिटी। अगर वो शेयर्स खरीदती है, डिबेंचर खरीदती है, हमारे लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, पर इनके लिए क्या होती है? वो फाइनेंसिंग ही हो जाएगी। ये फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैं दोबारा बताता हूँ, फाइनेंस कंपनी, जब भी आप फाइनेंस कंपनी दिमाग में रखेंगे तो किसको रखेंगे आप? येस बैंक का नाम याद रख लिया। ICICI बैंक, इनका तो काम है ये यानी कि डिपॉजिटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, यानी शेयर को खरीदने और बेचने में भी हेल्प करवाती हैं। तो इन कंपनियों के लिए क्या होगा? फाइनेंस कंपनियों के लिए ये चीज़ ऑपरेटिंग मानी जाएगी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्याज पे करना मेरा रोज़ का काम नहीं है भैया, मेरे लिए वो ऑपरेटिंग नहीं है। लेकिन कोई फाइनेंस कंपनी है उसके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये फाइनेंस कंपनी का मतलब येस बैंक का ध्यान याद रखना है। यानी कि जो काम ही किस में करती है? ये डिपॉजिटरी सर्विसेज का काम करती है, सेल और परचेज ऑफ शेयर का काम करती है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ को बेच के पैसा आ गया, डिविडेंड रिसीव हो गया। भैया इनका तो रोज़ का काम है, मेरा ये काम नहीं है। अगर मेरा काम होता तो ये मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाती है। कौन सी एक्टिविटी बन जाती है? इन्वेस्टिंग। चलिए जी। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस एक्सेट्रा टू एम्प्लॉयज़, ये इनके लिए क्या है? ये इनके लिए ये ऑपरेटिंग, ये तो सभी के लिए ऑपरेटिंग होता है बेटे, वैसे बता दूं आपको। पेमेंट ऑफ सैलरी यानी ये चीज़ होती है। ठीक है जी।
पेमेंट ऑफ टैक्स एंड रिफंड ऑफ टैक्स, ये भी सभी के लिए हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए ऑपरेटिंग है। तो इस तरीके से ये काम हमारे पास क्या माना जाता है बेटा, ऑपरेटिंग काम माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने, हमें बताना है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर क्लासीफाइड एज शोन एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो मुझे बताना है कि मेरे लिए कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, अगर मुझे सेल ऑफ गुड्स से पैसा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर ये तो ऑपरेटिंग हो गया। कैश पेड किया परचेज ऑफ गुड्स के लिए, ऑपरेटिंग। पेमेंट ऑफ सैलरी वेजेस, ऑपरेटिंग। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर जाऊँगा तो ये मेरी कौन सी एक्टिविटी नहीं होगी। बताना है कि कौन कौन सी ऑपरेटिंग है, तो ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग नहीं है। पेमेंट ऑफ लोन, ये भी ऑपरेटिंग नहीं है। सर कौन सी है ये तो बता दो, बिल्कुल अभी बताऊंगा मैं। ये क्यों पता है किस में आ जाएगी, फाइनेंसिंग में आ जाएंगी। अब डिपेंड करेगा कौन सी तरह की कंपनी है, ये हमेशा मानेंगे। तो ज़्यादातर सवाल होता है नॉन फाइनेंस कंपनी के हिसाब से, नॉर्मल कंपनी के हिसाब से। अगर क्वेश्चन में होगा फाइनेंस कंपनी तो आपको गिवन होगा मेरा बच्चा। परचेज ऑफ पेमेंट अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, ये भी नहीं है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा आएगा। मैं अभी आपको एक चार्ट बना देता हूँ। डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पे क्या है, ये भी आपका कोई रोजाना का काम नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं है। डिविडेंड पेड भी क्या होती है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। सेल बेची है आपने कार कैश में, ये भी नहीं आएगी बेटा, ये भी किसका पार्ट होती है, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट होती है। कमीशन रिसीव्ड, यस ये ले लेंगे। कैश रिफंड ये ले लेंगे। सर पता कैसा लगता है आपको, आप ये वाला ले लेंगे ये वाला नहीं लेंगे, बात समझ में नहीं आई सर आपको, बिल्कुल बात समझाएंगे आपको। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मेरा ऑपरेटिंग में आएगा, कहाँ कहाँ मेरा इन्वेस्टिंग में आएगा और कहाँ कहाँ मेरा फाइनेंसिंग में आएगा। तो ये मेरी बेटा ये मेरी सेकंड वीडियो थी, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं चार्ट को बनाने वाला हूँ। ये देखिए ये चार्ट आप जरा कैसे बनेगा चार्ट, ये देखेंगे यहाँ पे। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ बेटा, ये आपके लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी सेकेंड वीडियो थी आपकी बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, और ये चार्ट आपको बता रहा हूँ मैं आपको हेल्प करेगा बेटा कितने नंबर में, आपको 2 नंबर दिलाने में बिल्कुल ये वाला चार्ट मेरा हेल्प करेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आपका प्रैक्टिकल का वाइवा बड़ा अच्छा आएगा। वैसे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर में एक हम लोगों ने एक उसकी लिस्ट भी बना रखी है बेटे वाइवा की, कि वाइवा के हिस्से में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो बेटा मैंने इसको ये 4 हिस्सों में मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया बेटा। तो यानी कि मैं एग्जांपल्स यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो पहला एग्जांपल क्या आएगा बेटा, ये आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले मैं क्या लिखने वाला हूँ बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर मैं आपको कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के एग्जांपल दूंगा। फिर मैं आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कुछ एग्जांपल दूंगा। और उसके बाद मैं दूंगा आपको सीसी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इनमें 2 चीज़ें होती हैं बेटी, होती है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। तो पहले इनफ्लो की बात कर लेते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जैसे भी आपने पढ़ा कि नॉर्मली पैसा कहाँ से आएगा, कैश सेल, यानी कि जो आपका मेन बिजनेस है कैश सेल। दूसरा आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर लिख दिया मैंने, या ट्रेड रिसीवेबल लिख सकते हैं, पर ज़्यादातर भाषा में हम क्या यूज करते हैं, डेटर ही यूज कर लेते हैं। बाकी ट्रेड रिसीवेबल भी होगा तो उसका मतलब क्या है, सेम ही होगा बेटा। मैं बिल्कुल देसी भाषा यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको कमीशन कोई रिसीव हो जाए क्योंकि बिजनेस से ही वो रिलेटेड है। कमीशन अगर आपको रिसीव हो जाए, ये आपको क्या मिल जाए, कोई रॉयल्टी मिल जाए। रॉयल्टी बता तो रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, रॉयल्टी का मतलब होता है जैसे ग्रेवाल साहब ने बुक लिखी है तो उसकी उनको क्या मिलती है, रॉयल्टी मिलती है। तो वो भी आपका उनका भी मेन काम क्या, बुक्स लिखना ही तो उनका मेन काम है। तो रॉयल्टी अगर उनको रिसीव होगी तो वो इनफ्लो में आ जाएगी बेटा। फिर भी आपको एग्जांपल हो, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। एक एग्जांपल लेंगे, इनकम टैक्स रिफंड, अभी हमने देखा भी था। इनकम टैक्स का अगर आपको रिफंड मिल जाएगा तो किस में आ जाएगा बेटा, इनफ्लो। ये मैंने हेडिंग लिखे हैं इनफ्लो। तो एग्जाम्पल पूछ सकता है, राइट डाउन द 3 एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लो। एग्जामिनर पूछ लेता है, हम जब जाते हैं प्रैक्टिकल लेने के लिए हम भी इस तरह के सवाल काफ़ी पूछते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा सर आउटफ्लो क्या होता है, तो आउटफ्लो बता देना। इनका क्या कर लो, समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। यानी कैश सेल करिए, मैंने क्या करूँगा, मैं कैश परचेज। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग कौन सी है, इन्वेस्टिंग कौन सी है, फाइनेंसिंग कौन सी है, उसमें इनफ्लो कब है और आउटफ्लो कब है बेटा, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कैश परचेज। नंबर 2, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, यहाँ पे आ जाएगा कैश पेड टू क्रेडिटर आएगा, या ट्रेड यस पेबल आ जाएगा, कैश पेड टू क्रेडिटर। कमीशन रिसीव हुई है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे बेटा, यस हम कह सकते हैं बेटा एक्सपेंसेस पेड आ जाएंगे। जो भी हम क्या पे करेंगे बेटा, एक्सपेंसेस को क्या करेंगे बेटा हम लोग पे करेंगे, वो इस कैटेगरी में हम लोग ले लेते हैं, यानी कि पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस।
यानी कि आपने जो भी सैलरी पे करी है, वेजेस पे करी हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। नंबर 4 आ जाएगा पेमेंट ऑफ टैक्स आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ये सारे के सारे एग्जांपल आप जो लेंगे वो आप ले लेंगे आउटफ्लो के अंदर ले लेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी इनफ्लो होगा, यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, पुरानी वीडियो में ज़रूर देखना। इनिशियली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कितनी एक मास्टर जी हैं, मास्टर जी की इनकम कहाँ कहाँ से दे रखी है। मैंने एग्जांपल दिया था 12 लाख रुपए की इनकम यहाँ से आपकी, और फिर मैंने एग्जांपल दिया इन्वेस्टिंग से 8 लाख रुपए की इनकम है, 10 लाख रुपए की इनकम यहाँ है। साल में कितना कमाते हैं जी, 30 लाख रुपए का उनके पास कैश का इन्फ्लो होता है। 12 लाख रुपए मेन काम से मास्टरी करके आते हैं, 8 लाख रुपए प्रॉपर्टी से आते हैं। तो कैसे आते हैं देखेंगे, उसमें इनफ्लो भी होगा और आउटफ्लो। तो प्रॉपर्टी को बेच करके कहाँ कहाँ से हमारे पास इनफ्लो होगा वो हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ से इन्वेस्टिंग में कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। यस, नंबर 1 इनफ्लो कहाँ से आएगा, यानी कि प्रोसीड बोलते हैं वर्ड हम लोग बेटा, प्रोसीड फ्रॉम, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, दो लाइन में आ रही है एक चीज़। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। कोई भी अगर आप फिक्स एसेट बेचते हो, सर फिक्स एसेट का मतलब शुरू हो जाओ, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, वो सारे के सारे आ जाएंगे। नंबर 2 प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट बेची है तो नेचुरल सी बात है उससे भी पैसा आएगा। तो ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, ये हमारे पास आ जाते हैं किसके अंदर में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाते हैं। नंबर 3 नंबर 4 इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट अगर आपको रिसीव हो जाए, अभी बात हो रही थी बहुत सारी इंटरेस्ट रिसीव हो जाए, या डिविडेंड। सर इंटरेस्ट और डिविडेंड में फ़र्क क्या है, इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर पे और डिविडेंड मिलता है हमें शेयर्स पे। डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, इनफ्लो हो गए। ये मेरे सारे के सारे इनफ्लो कहेंगे। लेकिन सर अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, बिल्कुल कोई बैंकिंग कंपनी है, तो ये दोनों की चीज़ जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो किस में आ जाएगा बेटा, यस इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। अगर वो बैंकिंग कंपनी है मतलब फाइनेंस कंपनी है, वो आपको कोई एग्जामिनर लिख के देगा। अब करते हैं आउटफ्लो की बातें कर लेते हैं। बहुत पैसा है कमा लिया है, आउटफ्लो कहाँ का होगा बेटा, इसका बिल्कुल हम क्या सोचेंगे, अब ज़रा अपोजिट सोच लेते हैं। यानी कि क्या करने वाले हैं, 1 2 3 4 क्या हो सकता है हमारे पास, उसका उल्टा प्रोसीड फ्रॉम सेल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया है तो वो चीज़ हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो 2 लेते हैं, इसके अंदर एक चीज़ और लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, परचेज ऑफ फिक्सड, परचेज ऑफ गुडविल भी लिख देते हैं बेटा हम लोग थोड़ा सा यहाँ। इंटेंजिबल ऐसे परचेज ऑफ गुडविल भी आती है, सेल ऑफ गुडविल क्यों नहीं आएगी, सेल ऑफ गुडविल नहीं होती बेटा, वो रिटर्न ऑफ गुडविल होती है। ये बात की वीडियोज़ में आपको क्लियर होगा। यानी गुडविल परचेज करेंगे तो यहाँ आएगा, परचेज ऑफ पेटेंट भी आ जाएगा हमारे पास। यानी कि कोई इंटेंजिबल एसेट को भी परचेज करेंगे तो वो भी हमारे पास किसके एग्जाम्पल में आ जाएगी, यस आउटफ्लो के एग्जाम्पल में आ जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में। चलिए सर फाइनेंसिंग का तो बताइए, फाइनेंसिंग में कहाँ कहाँ से सर इन्फ्लो हो सकता है आप बताइए। यानी कि यहाँ पे जब भी दिमाग में आता है तो मेरे ध्यान में आता है उधार। यानी कि जब भी मैं उधार के बारे में सोचूंगा कि कोई मैं उधार ले लूँ पैसा, तो मेरे किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग में आ जाएगा इन्फ्लो। नंबर 1 कहाँ कहाँ से पैसा मेरा पास आ सकता है बताइए, इश्यू ऑफ शेयर, सबको मालूम है। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, प्रोसीड वर्ड नहीं लिख रहा बेटा मैं। इश्यू ऑफ शेयर, कौन से शेयर सर, इक्विटी या प्रेफरेंस, दोनों हो जाएंगे भैया। इश्यू ऑफ डिवेंचर, अगर मैंने डिवेंचर इशू करा तो भी मेरे पास पैसा आएगा। यानी कि मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से मेरे पास पैसा आ सकता है। इशू ऑफ डिवेंचर के बाद हम लोगों ने कहाँ से पैसा ले लिया बेटा, यस प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा आ गया, यानी पब्लिक भी कई बार पैसा जमा कराई थी हमारे पास। नंबर 4 इंक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। पीओ का मतलब याद रखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट में अगर कोई क्या हो जाता है, अगर आपका इंक्रीज़ हो जाता है तो वो भी हमारे पास यहीं पे आ जाएगा। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन में पब्लिक डिपॉजिट आ गया तो लॉन्ग टर्म लोन भी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहीं आ जाएगा। अब मैं थोड़ा खर्चा कर लूँ भैया, मैं आउटफ्लो कर लेता हूँ तो इनका उल्टा करूँगा। नंबर 1 इश्यू ऑफ शेयर है तो रिडेम्पशन ऑफ शेयर आएगा, लेकिन रिडेम्पशन ऑफ शेयर में कौन सा शेयर आता है, केवल यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर रिडीम नहीं होते, आपको मालूम ही है। एक वर्ड आया मेरे पास, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ शेयर आ जाएगा। और क्या चीज़ आएगी, और मैं क्या कर सकता हूँ उस कैटेगरी के अंदर में, यस यानी कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आ जाएगा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर।
अगर मैं डिबेंचर को रिडीम कर लूँ और क्या आ सकता है मेरे पास, यस रिडेम्पशन ऑफ शेयर आ गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आ गया, यस पेमेंट ऑफ लोन आ जाएगी, अगर आपने लोन की क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। नंबर 4 क्या आ जाएगा, यस डिक्रीज़ इन बैंक, क्योंकि वहाँ इंक्रीज़ है तो यहाँ पे डिक्रीज़ इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। बिल्कुल क्या है, उल्टा करना है बेटा इसका, कैश क्रेडिट। नंबर 5, नंबर 6 यस इंटरेस्ट पेड आएगा यहाँ पे। अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, आपने डिविडेंड पे कर दिया, और डिविडेंड पेड तो हमेशा ही क्या आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है, बाद में हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी। यानी कि डिविडेंड पेड हमेशा याद रखना बेटा, डिविडेंड कोई भी कंपनी पे करे, चाहे फाइनेंस या नॉन फाइनेंस, ये एक्टिविटी हमेशा ही क्या होती है बेटा, ये हमेशा ही फाइनेंसिंग। लेकिन इंटरेस्ट पेड जो होती है उसके लिए क्या रूल होता है, इंटरेस्ट पेड अगर नॉर्मल कंपनी पे करती है तो फाइनेंसिंग है, लेकिन अगर कोई फाइनेंस कंपनी पे करेगी तो उसका रोज़ का काम है वो इंटरेस्ट डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड पे करना रोज़ का काम नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड जो पे किया जाता है वो हमेशा किस पे किया जाता है, शेयर कैपिटल पे किया करा जाता है, पे करके आता है। एक चीज़ और लेते हैं, परचेज और बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। अगर हम अपने शेयर खुद खरीद लेते हैं तो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर भी इस कैटेगरी में ले लेते हैं हम लोग, बाकी इतना ये यूज़ नहीं होता है। बाय बैक इक्विटी शेयर ये चीज़ हो जाएगी। ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये हमारे पास इनफ्लो हो गया, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चार्ट आपको 2 नंबर दिलवा देगा, आपको बता रहा हूँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख देता हूँ नो फ्लो। पहली बात तो इसके अंदर में कोई फ्लो नहीं होता, तो सर आपने यहाँ क्यों चार्ट बनाया, ताकि पता लग जाए कि भाई मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा। जैसे थोड़ी देर पहले हमने जब डेफिनेशन की थी हमारी वीडियो नंबर 1 में, तो वहाँ हमने बताया भी था कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे कैटेगरी में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं बेटा हमारे पास, यस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, यस कैश इन हैंड आ जाएगा, ठीक है पता होना चाहिए। कैश एट बैंक आ जाएगा, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, दोनों के दोनों किसका हिस्सा है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास कैश एंड कैश। चेक है, चेक हमारे पास आ जाएगा। और हमने पढ़ा था एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, ड्राफ्ट है हमारे पास या चेक है, सभी इसका हिस्सा है बेटा। ये इसके अंदर में कोई फ्लो भी नहीं होता, लेकिन किसके पार्ट के अंदर आते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, और ये हाईली लिक्विड होते हैं, ये मालूम ही है, जो 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म के डिपॉजिट हैं, ये सारा इस परिवार का क्या है बेटा, ये हिस्सा है हमारे पास, इसका हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ऑफ कैश पेमेंट्स में आपका ट्रेजरी बिल भी आ जाता है बेटा, बता दूं आपको। सर तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, हाँ बस नाम याद रख लीजिए, इतना यूज़ नहीं होता है। ट्रेजरी बिल हो गया, और उसके बाद कमर्शियल पेपर, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो इस कैटेगरी के अंदर आता है वो बता देता हूँ मैं आपको, यस है, वो मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट जब तक कुछ लिखा ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा काम आनी जाती हैं। यस बिल्कुल सही कहा आपने। करंट इन्वेस्टमेंट किसका हिस्सा होगी, मैंने अलग से गोला लगा दिया है। करंट इन्वेस्टमेंट हमेशा किसका हिस्सा होंगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा मानी जाएंगी। तो मैं चाहूँगा एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये वाली चीज़ आपको 2 नंबर दिलाएगी आगे फ्यूचर के अंदर में, यानी कि कैसे कैसे एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करें कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, या फाइनेंसिंग है, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो उसमें भी क्या इनफ्लो है या आउटफ्लो, पैसा आ रहा है तो इनफ्लो है, और पैसा जा रहा है तो क्या मानी जाती है, आउटफ्लो मानी जाती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम वेटिंग है। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स में आने वाला हूँ। अब मैं आगे बढ़ूँगा। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल नंबर 1 कराया था आपको, तो उसके अंदर में कुछ चीज़ें हमारी फंसी हुई थी, वो आज हम अब क्लियर कर लेते हैं बेटा। क्या हमने कहा था वहाँ पे, देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, अब कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगा, अब कह देंगे ना आप किस में आ जाएगा, यस ये ऑपरेटिंग में आ जाएगा। कैश पेड ये ऑपरेटिंग में, इनफ्लो आउटफ्लो का वो बता देना जब आपसे पूछा जाए। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस आ रहा है हमारे पास, ये भी ऑपरेटिंग में आ गया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन किया ना, ब्याज वाला आ गया ना, इसलिए मैंने रोक के जो चार्ट पहले बना दिया, ये हमारा फाइनेंसिंग में आ गया। अब रीपेमेंट ऑफ लोन है, रीपेमेंट करो, पेमेंट करो, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करो या लोन पे करो। परचेज ऑफ मशीनरी है, मशीन परचेज करना आपका इन्वेस्टिंग में आ गया था। देखो डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग में, हमेशा फाइनेंसिंग में आता है। सेल ऑफ कार, कार तो हमारी फिक्स एसेट का हिस्सा है। कमीशन रिसीव्ड और कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ये आपके दोनों ऑपरेटिंग में आ गए थे, इसीलिए वहाँ पर दोनों जगह मैंने टिक लगाए हुए हैं। चलिए जी, इन्होंने ये भी बताया ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड एज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलते हैं आगे हम लोग। हमारे पास आता है स्टेट अ ट्रांजैक्शन, एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जो ऑलवेज, ये इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल
प्रैक्टिकली पूछ लिए जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है। पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, ग्रेजुटी ऑलवेज एज शोन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो एम्प्लॉयज़ को जो तनख्वाह देंगे। चलिए जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल, किसका? लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट का, इतना याद रखना है, ठीक है। अगर इनको हम करेंगे तो क्या माना जाएगा बेटा हमारे पास? ये हमारे पास माना जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल तो हमने आपको बताए भी थे, हल्का सा यहाँ रिवीजन करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताने की कोशिश करी है, तो वो मैं इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट है, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ है, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ है, किसी को एडवांस दे देना थर्ड पार्टी को, ठीक है। रिसीट फ्रॉम एडवांस से जो दिए हैं वो अगर वापस आ जाए हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये हिस्सा है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो हम इसके एग्जांपल पे आएंगे, सीधा एग्जांपल नंबर 3 पे। आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन क्लासीफाइज एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, नेचुरल सी बात है, इन्वेस्टिंग है। कैश परचेज, कैश पेड, तो मैंने इसको क्या कर दिया है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के लिए परचेज किया है तो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं होगा। आपको मालूम है ये रोज़ का काम है। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन है, अगर मैंने क्या करा है, कहीं से लोन ले लिया है, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, लोन लिया तो ये किसका हिस्सा होता है? हमेशा बेटा फाइनेंसिंग का हिस्सा होता है, तो ये भी कट जाएगा। डिबेंचर अगर आपने परचेज़ किए हैं, देखो इशू नहीं करे, परचेज़ करें प्लीज़, बड़े हार्डली क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ये हमारे पास क्या माना जाएगा? ये मैंने टिक लगा दिया है, ये मेरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे। लोन एडवांस, लोन मैंने दिया है किसी को, तो लोन देना तो ठीक है जी, इन्वेस्टिंग है, आपने इन्वेस्टमेंट करी, पैसा अपना दे दिया। परचेज और पेटेंट परचेज करना बिल्कुल आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एग्जाम्पल है, इस तरह से आप मार्क करेंगे। लिस्ट जब हम फूड की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताइए जो हमेशा ही इन्वेस्टिंग हो, बड़ा प्यारा सवाल है। तो यानी कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आ जाएगा, यानी पेमेंट टुवार्ड द परचेज ऑफ फिक्स एसेट विच नॉट ऑफ कोर्स, वो तो परचेज ऑफ रीसेल के लिए होती नहीं है, तो परचेज ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर ये हमेशा ही क्या होगा आपके लिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। अब चलते हैं आगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे चलते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटी रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ऑनर कैपिटल। ये हमने पहले किया था, साइज चेंज हो जाता है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है, ऑनर कैपिटल एंड बोरोविंग पावर, इतना लिख दिया ऑनर कैपिटल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड कैपिटल इन कंपनी एंड बोरोविंग ऑफ द एंटरप्राइजेज फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि किसी और तरीके से हमारे पास हमारी कैपिटल जो है वो चेंज हो जाती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं ऑलरेडी आपको चार्ट बना चुका हूँ, इन्होंने फिर भी कुछ एग्जांपल दिए हैं। प्रोसीड फ्रॉम सेल, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर है, फिर ये वापसी वाला है, पेमेंट ऑफ लोन का है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लिस्ट नंबर 5 पाएंगे सीधे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर शोन एज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होगा? रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, बिल्कुल, तो ये फाइनेंसिंग है। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, ये फाइनेंसिंग है। डिबेंचर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने सब्सक्राइब किया है, इशू तो किसी और ने किया होगा, तो ये नहीं है। ये कौन सा है? तो मैं लिख देता हूँ साथ में, नॉलेज रहनी चाहिए, ये इन्वेस्टिंग का हिस्सा है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये ऑफ कोर्स फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग। इंक्रीज डिक्रीज, फाइनेंसिंग। इशू बोनस शेयर, यस, इशू बोनस शेयर हमारे पास, इसमें कोई कैश का फ्लो नहीं होता, इसलिए मैं होती तो फाइनेंसिंग का हिस्सा आती है, लेकिन ये किसको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने भी नहीं लिखा है क्योंकि नो फ्लो ऑफ कैश है यहाँ पे, यानी कि थर्ड के अलावा सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे आ गए, थर्ड और 8 के अलावा। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि स्टेट अ ट्रांजैक्शन विच इज़ ऑलवेज क्लासीफाइड एज द फाइनेंसिंग। मैंने हमेशा बताया था डिविडेंड पेड, यानी पेमेंट ऑफ डिविडेंड, याद रख लेना बेटे, बहुत पूछते हैं, यानी पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपको बताना है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड हमेशा क्या मानी जाती है आपके लिए बेटा? येस, इट इज़ ऑलवेज एज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये हमेशा आपके लिए क्या होगी बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। चलिए जी, ये आपको बताया। ये इन्होंने एक चार्ट और बनाया बेटा, ये देखिए, दोबारा चार्ट देख लीजिए, जैसे मैंने आपको चार्ट बना के दिया था वैसे इन्होंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, तो वही काफ़ी हद तक मिलता जुलता चार्ट है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहाँ इनफ्लो है, कहाँ आउटफ्लो है, कहाँ इनफ्लो आउटफ्लो, कहाँ इनफ्लो आउटफ्लो, हल्का सा देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था वही चीज़ें हैं यहाँ पे। इनफ्लो देखिए क्या क्या होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कहाँ कहाँ से आपका इनफ्लो हो सकता है। कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रॉयल्टी, इनकम टैक्स रिफंड, ये किए थे हम लोगों ने। परचेज, इनकम टैक्स पेड, ये सारा आ गया था। इनके तो फाइनेंस कंपनी ने अलग बता दिया, देखो, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, वो हमारे लिए क्या माना जाएगा? इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी, ये माने जाते हैं कि हमारे पास इनफ्लो और या आउटफ्लो।
ये इन्होंने फाइनेंस कंपनी का अलग से बता दिया, जो हम लोगों ने नहीं बताया था, ये आपको पता भी होना चाहिए। इनकम टैक्स पेड कुछ नहीं करना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या है, परचेज ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, या रेंट मिल जाए आपको, जिसको आपने एज ए इन्वेस्टमेंट आपने रखा हुआ है, आपने कोई जगह इन्वेस्ट कर में पैसे अगर इन्वेस्ट कर दिया है, आपको उससे किराया मिलता है, तो आपने इन्वेस्टमेंट पे किराया लिया तो आपका यहाँ आ जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट बिल्कुल अपोजिट हो गया इसका। ये इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड तो सर आपने बताया, इसको हटा दीजिए। ये कैपिटल गेन टैक्स होता है, जो प्रॉपर्टी को बेच के जो टैक्स आता है ना, वो कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है एक्चुअल में, है ना। तो इनकम टैक्स इन्होंने गलत वर्ड लिखा हुआ, कैपिटल गेन टैक्स लिखना चाहिए बच्चों के लिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या आएगी हमारे पास, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इश्यू ऑफ शेयर आ गया, इश्यू ऑफ डिबेंचर आ गया, मतलब वो कि मोटा पैसा आपके पास क्या आ रहा है, इसमें ब्याज पे आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। इसके अलावा पेमेंट ऑफ लोन है, पेमेंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, लौटा रहे हैं, बायबैक ऑफ वड्डी शेयर है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस है, इनकम टैक्स फिर से ले दिया, लेकिन इफ़ रिलेटेड टू फाइनेंस, इफ़ रिलेटेड टू इन्वेस्ट, ये इन्होंने लिख दिया, मतलब ये अलग चीज़ होती है एक्चुअली, ना, ये हमें नहीं लेना है। अल्टीमेटली फाइनेंसिंग एक्टिविटी के इन्होंने एग्जाम्पल दिए। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद आएंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर किस पे आ रहे हैं बेटा हम लोग, अब 6 अभी हम लोगों ने किया था, 7 और कर लेते हैं। गिव ए ट्रांजैक्शन ए पार्ट ऑफ विच इज़ इन्वेस्टिंग है, मेरे को बड़ा प्यारा सवाल लगता है, जिसका एक हिस्सा क्या है इन्वेस्टिंग है और दूसरा हिस्सा क्या है बेटा फाइनेंसिंग है। ऐसी एक्टिविटी मुझे यहाँ बतानी है, तो क्या होगा बेटा मेरे पास, जो मेरी इन्वेस्टिंग भी है और मेरी फाइनेंसिंग भी, और थोड़ा सोचिए, यानी कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया, आप पढ़ भी रहे होंगे कि पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, अगर कोई भी एसेट अगर हम इंस्टॉलमेंट पे परचेज कर लेते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा वो, वो हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा, वो एग्जांपल आ जाएगा हमारा किसके अंदर में, इन्वेस्टिंग कम फाइनेंसिंग में। देखिए अगर आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं तो आप उसमें क्या पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट भी पे करते हैं और इंटरेस्ट भी पे करते हैं। इंस्टॉलमेंट में 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मान लो आपने गाड़ी खरीदी, आपने 60,000 रुपये की गाड़ी आपको 66,000 की पड़ी, और आपके 22,000 की 3 किस्तें बना दी, मान लीजिए सर 6,000 तो ब्याज लग गया, हाँ जी, अब 20,000 के हिस्से करो, तो 20,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है और 2,000 रुपये क्या है आपका, उसके ऊपर इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्ट पे करा मेरे भैया सर फाइनेंसिंग, सर 20,000 की जो मूल किस्त पे करी है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि अंडर हायर परचेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, उधारी में ख़रीदना और किस्तें बनवा लेना। द इंस्टॉलमेंट हैज़ 2 कंपोनेंट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज़ नोन एज इन्वेस्टिंग एंड इंटरेस्ट इज़ नोन एज द फाइनेंसिंग। तो जो प्रिंसिपल पे करा है वो आपका इन्वेस्टिंग है, जो इंटरेस्ट पे करा है वो फाइनेंसिंग है। तो इस तरीके से हमारा ये चीज़ कवर होगा हमारे पास, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एज कैश फ्लो, कुछ ट्रांजैक्शन है जो कैश फ्लो में नहीं आती हैं, वो बता देता हूँ। वो ट्रांजैक्शन दे आर डाटा मूवमेंट बिटवीन आइटम ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर नॉट रिकॉर्डेड एज द कैश फ्लो बिकॉज बैलेंस, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है बेटा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एग्जाम्पल क्या है, कैश जमा कराना बैंक में या बैंक से पैसा निकाल देना, ठीक है, ये हमारे पास हैं किसके एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर कोई भी कैश का फ्लो नहीं होता। नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर दोज ट्रांजैक्शन इन विच द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डज नॉट टेक प्लेस। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हो गया, बोनस शेयर इशू करा भी हमने करा, इक्विटी शेयर और डिबेंचर इशू करें फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये एग्जाम्पल हैं जो किसके अंदर आते हैं बेटा, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के अंदर हमारे कवर होते हैं बेटा। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब आएंगे हम एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, हम कोई इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ आ गए थे हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या करेंगे बेटा, हम लोग आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है और कौन सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, नहीं जो हमने चार्ट बनाया है वो काम आने वाला है। कैश सेल बताइए कौन सी एक्टिविटी होगी, आप कहेंगे ऑपरेटिंग। इन्होंने आंसर में दे रखा है कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, लेकिन हम यहाँ लिख देंगे रेंट पेड ऑपरेटिंग, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग, बैलेंस एट बैंक सीसी में आएगा बेटा। बैलेंस है बैंक के अंदर में, इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ कोर्स फाइनेंसिंग है, कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल। आप बताइए क्या होना चाहिए, हमने ट्रेड पेबल के लिए पे किया है। जहाँ भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 का 12 एक्टिविटी एक बार आप बता दीजिए हमें, तो आपको हम लोग वहीं पे आपको रिप्लाई बैक कर देंगे। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल, यस ऑपरेटिंग है। इनकम टैक्स रिफंड आ गया, ये भी ऑपरेटिंग है। इन्होंने ये नहीं पूछा इनफ्लो या आउटफ्लो, केवल इन्होंने पूछा है कि एक्टिविटी क्या है। सेल और पेटेंट है, तो बता देता हूँ सेल और पेटेंट भी किस में आएगा बेटा, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही हिस्सा होता है बेटा। किसका हिस्सा होता है, एक सेकेंड, सेल और पेटेंट है, एक बार आ जाते हैं। सेल कर दिया पेटेंट को, मैंने गलत बोल दिया है। सेल और पेटेंट किसका हिस्सा होगा, यस इन्वेस्टिंग का हिस्सा होगा। किसका होगा, इन्वेस्टिंग का। परचेज ऑफ गुडविल है, ये भी किसका हिस्सा, हमारा इन्वेस्टिंग का हिस्सा है।
हाँ जी बेटा, अब हमारे पास ये 19th है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ है, नॉन मार्केटेबल है। बता दिया इन्होंने, मार्केटेबल होता तो आपको मालूम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेते तो ये इन्वेस्टिंग का हिस्सा हो जाएगा। कैश परचेज ऑफकोर्स ऑपरेटिंग में आ जाएगा। कैश इन हैंड है हमारे पास, कैश इन हैंड बेटा हमारा कहाँ पे आएगा, आपको मालूम है ये किसका हिस्सा है बेटा, सीसी का हिस्सा है। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं ऑफकोर्स ऑपरेटिंग का हिस्सा है। सेल ऑफ मशीनरी बाय द डीलर ऑफ मशीन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डीलर ऑफ मशीन, मशीन में ही डील करता है तो उसका काम यही है, इसलिए ऑपरेटिंग में आएगा। अदरवाइज सेल ऑफ मशीनरी कहाँ आ जाता, बिल्कुल ठीक कहा, इन्वेस्टिंग में आया था। डिविडेंड पेड हमेशा याद रख लो, हमेशा याद रख लो, डिविडेंड पेड हमेशा ही क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, चाहे कोई भी कंपनी हो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगी। परचेज ऑफ मशीनरी, बिल्कुल ठीक कहा, ये हमारे पास किस में आ जाएगा, इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, यस ये फाइनेंसिंग में आ जाएगा आपका। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, यहाँ पे आ गया ना परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, यस ये हमारे कहाँ पे आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर इसको हम कंसिडर करेंगे। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, बिल्कुल शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अभी हमने किया था, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए बैंक में जमा कराया तो इमीडिएटली 3 महीने के अंदर अंदर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश मिला है डेटर से आपको या ट्रेड रिसीवेबल से, ये दिस इज़ अगेन द पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कवर करना होगा। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैश इक्विवेलेंट। तो CBSE में एक 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बनता है। तो आपको बताना है मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, कौन सी एक्टिविटी है, ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग है। कैश रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, यस ये भी ऑपरेटिंग है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन जो लिया आपने उसका पेमेंट किया है तो ऑफ कोर्स ये फाइनेंसिंग की होगी, क्योंकि आपने पैसा उधार लिया है। उधार लेने वाला काम कहाँ आता है, उधार, मैंने वर्ड लिखा भी था आपको याद होगा, उधार करते हैं तो फाइनेंसिंग का हिस्सा यानी कि बोरो करते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बिजनेस रिलेटेड हैं हमारे, ऑपरेटिंग है। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वर्ड लिखा इन्होंने, मैं फिर से बता देता हूँ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वर्ड कहाँ पे आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करिए, मास्टर जी ने भी करी थी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम बायबैक करते हैं अपने शेयर को खुद खरीदते हैं तो फाइनेंसिंग। कमीशन रिसीव्ड है, ये हम लोगों ने करा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो ऑफकोर्स फाइनेंसिंग होगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का एक हमारा इंस्ट्रूमेंट था। और बैंक ओवरड्राफ्ट चाहे इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही हिस्सा होते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 हम लोगों ने किया, जहाँ पर कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम एक्टिविटीज़ को कंसीडर करेंगे। आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर, ऑपरेटिंग कौन सी है, इन्वेस्टिंग कौन सी है, फाइनेंसिंग कौन सी है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसी सीरीज के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट बेची है तो इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है शेयर पे, देखिए तो मैं कहता हूँ जहाँ पे माँ बाप होते हैं वहीं बच्चे आते हैं, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है शेयर्स में या उसका डिविडेंड मिल गया तो ऑफकोर्स कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही ये आ जाएगा हमारे पास। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल यहाँ आ गया, ये भी हमारा किसका हिस्सा होगा बेटा, ये भी हमारा किसका हिस्सा हो जाएगा बेटा, यस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा। रेंट रिसीव्ड बाय द रियल एस्टेट कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी का तो रोज़ का काम हो गया ना भैया, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ये ऑपरेटिंग में आ जाएगा। रेंट रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गई है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। लिखा हुआ देखो, रेंट रिसीव्ड बाय द कंपनी करके इन्होंने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर को पे करोगे, यानी कि जो हमने उधार लिया उस पर ब्याज दे रहे हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, मार्केट सिक्योरिटी हमेशा बताया है, ये किसका हिस्सा है बेटा, यस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, तो यस फाइनेंसिंग का। इंटरेस्ट पे करा आपने बैंक ओवरड्राफ्ट पे, ऑफकोर्स फाइनेंसिंग का हिस्सा होगा, क्योंकि जब बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग का हिस्सा है तो वो कहते हैं जहाँ माँ बाप होते हैं वहाँ बच्चे आते हैं, जैसे हम कह देते हैं मजाक में। चलिए जरा यहाँ तक क्लियर हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 11, आइडेंटिफाई द फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे फाइनेंसिंग होगी, केवल फाइनेंसिंग आइडेंटिफाई करनी। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफ ए कंपनी, अगर आपने एक सिक्योरिटी परचेज करी है फिर नहीं, ये तो इन्वेस्टिंग हो गई। ब्रोकरेज पे करा है क्योंकि उसके ऊपर दलाली पे करी, आपने शेयर खरीदे मान लो 9,000 रुपये के, उस पर आपने मान लो 100 रुपये की कमीशन दे दी, तो आपको शेयर कितने के बढ़े, 9100 के, तो कमीशन भी कहाँ आ जाएगी, इन्वेस्टिंग में। सेल कर दिया, इन्वेस्टिंग में। डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव हुआ, नेचुरल बात है इन्वेस्टिंग में। डिविडेंड पेड, ये तो आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं बार बार। इंटरेस्ट पेड टू शेयर होल्डर, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर हमेशा कहाँ आएगा बेटा, ये हमेशा फाइनेंसिंग में आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग फाइनेंसिंग का हिस्सा होगा। लोन एडवांसेस मेड, हमने लोन किसी को दिए, मेड है बेटा, तो इन्वेस्टिंग का हिस्सा है। रिसीट ऑफ लोन एडवांसेस मेड, आपने जो लोन जो दिया था वो पैसा आपको वापस मिल गया, तो ये भी हमारा इन्वेस्टिंग का हिस्सा है। गिव रीज़न फॉर द आंसर, नेचुरल सी बात है, आंसर क्या, रीज़न क्या देना। देखिए 2 ही एक्टिविटी है हमारे पास केवल यहाँ।
यानी डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज डिविडेंड इज पेड टू द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी शोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। बोरोविंग आर शोन एज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द बोरोविंग, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये रीज़न दे दिया। चलिए मतलब दो ही चीज़ें फाइनेंसिंग में आई है हमारे पास, और ये तो हमेशा ही क्या मानी जाती है, फाइनेंसिंग मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़े। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस और फॉर नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, इसका मतलब इस सवाल को मैंने यहाँ दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, यानी कि मुझे बताना है, इसका नेचर बताना है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए और नॉन फाइनेंशियल के लिए। नहीं, मैंने इसको भी यहाँ पे ऐड कर लिया। थोड़ी बुक हम थोड़ी गंदी कर देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से कर पाएँ। यानी कि सारी ट्रांजैक्शन को बता रहे हैं कौन सी फाइनेंशियल, कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पहले अपने दिमाग के अंदर क्या रखना है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन के अंदर क्या समझना है बेटा हमें, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास मैंने लिख दिया टोटल, ये टोटल आ गया हमारे लिए ऐसे ही। ऑपरेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज अपने दिमाग के अंदर रख लो, मेरे पास कौन है, मेरे पास यस बैंक है, मेरे पास ICICI बैंक है। यानी कि अगर मैं परचेज ऑफ सिक्योरिटी, इनका काम ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। अगर कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। ब्रोकरेज पे करेंगे तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ ये सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी है, तो अगर कोई फाइनेंस कंपनी है उसका तो रोज़ का काम है भैया, खरीदना, कमीशन देना, तो ये भी ऑपरेटिंग आ गई। हमारे से पूछा गया ऑपरेटिंग कौन सी है, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव होगा, ये भी रोज़ का काम है। डिविडेंड पे करेंगे तो नहीं, ये तो हमेशा ही क्या है, फाइनेंसिंग है, तो इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, क्योंकि डिविडेंड पेड टू द सिक्योरिटी जो शेयर होल्डर होगी, ये वाली जो एक्टिविटी होगी वो तो सबके लिए ही क्या होगी, आपके लिए जानकारी के लिए बता दूँ मैं, फाइनेंसिंग ही होगी। तो मैंने यहाँ पे भी क्रॉस पहले ही लगा दिया। इंटरेस्ट बर्डन बोरोविंग है, यस, ये भी क्या काम है उसका, अगर कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है रोज़ का काम है। लोन एडवांसेज मेड, ये भी रोज़ का काम है। रिसीव टू लोन एडवांसेज मेड, ये भी रोज़ का काम है। यानी सारी एक्टिविटी ही क्या होंगी, ऑपरेटिंग होगी, केवल इसको छोड़ के। चलिए जी, अब नॉन फाइनेंस कंपनी, यानी कि मैंने नाम दिमाग में याद रखा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, यानी कि मुकेश भाई को, मुकेश अंबानी को मैंने देखा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी है। नॉन फाइनेंस कंपनी का मतलब क्या है, उसका काम ये नहीं है कि शेयर खरीदे या बेचे, तो वो उसके लिए क्या माना जाएगा, उसके लिए क्या होगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी। कौन सी होगी मैं बता देता हूँ, जैसे ये कौन सी होती नहीं थी तो फाइनेंसिंग, ये कौन सी मैं लिख देता हूँ समझने के लिए, इन्वेस्टिंग। ब्रोकरेज पे करा, ऑपरेटिंग नहीं है, ये कौन सी है, इन्वेस्टिंग। सेल करा, ये भी नहीं है, ये भी इन्वेस्टिंग। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये भी इन्वेस्टिंग। ये तो हमेशा ही क्या होगी, बताया था डिविडेंड पेड, तो हमेशा ही क्या होती है, फाइनेंसिंग होती है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग, यस, ये भी हमारे पास क्या नहीं होगी बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी, नॉन फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, तो कौन सी होगी, ये क्या कहलाएगी बेटा, यस, ये हमारे पास जो कहलाएगी वो हमारे पास फाइनेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फाइनेंस। लोन एडवांसेज मेड, ये भी नहीं होगी। रिसिप्ट ऑफ लोन एडवांसेज मेड, ये भी हमारे पास नहीं होगी, ये भी इन्वेस्टिंग का हिस्सा है, ये भी इन्वेस्टिंग का हिस्सा है। तो सर इन्होंने पूछा था कौन सी ऑपरेटिंग होगी, तो कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे इनके लिए नहीं होगी। चलिए ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया, सबसे मेन यहाँ निकल के आया। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट में हमारा डेविएशन आया था कि इंटरेस्ट में हमें देखना था फाइनेंस कंपनी है तो उसके लिए ऑपरेटिंग है, और लेकिन नॉन फाइनेंस अगर कंपनी है, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ ये कौन सी कंपनी थी, नॉन फाइनेंस कंपनी थी, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया बेटा, यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया बेटा यहाँ पे। अब मैं समझने की यहाँ कोशिश करता हूँ इन्होंने क्या आंसर लिखा है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑल द ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट ई डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर विल बी क्लासिफाइड एज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप देखिए सारी की सारी हमारे पास ऑपरेटिंग है। इट इज़ सो बिकॉज द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड बोरोविंग एंड एडवाइजिंग द लोन आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए जी, डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर विल बी क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये मालूम है इन्होंने बताया है, क्योंकि इससे साइज और कंपोजिशन ऑफ ऑनर कैपिटल चेंज हो जाता है। नॉन फाइनेंस ऑल द ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट ENF डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर एंड इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग shall be classified as investing activity because they are the no principal revenue productive activity of the organization। कोई भी नहीं है, लेकिन और E और F है वो क्या मानी जाएंगी, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत प्यारा एग्जाम्पल था ये। अब मैं आना चाहूँगा इलिस्ट्रेशन नंबर 13 की तरफ आना चाहूँगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलिस्ट्रेशन में 13, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। जिसमें नया इनफ्लो है नया आउटफ्लो है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हमारे पास है वो बतानी है हमें। तो आपको बताना है कि इनफ्लो होगा प्लस आ रहा है तो इनफ्लो, आउटफ्लो जा रहा है पैसा तो माइनस, और नो फ्लो का मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो नो फ्लो कहलाएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 50,000 वाली हमने वगैरह 5,000 के नुकसान बेची हैं,
तो यानी कि हमें केवल पैसा देखना है, कितने की बेची है, यानी कि हमारे पास 45,000 की बेची होगी हम लोगों ने, तो हमारे लिए क्या माना जाएगा बेटा, ये मेरे लिए इनफ्लो कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पर आई लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ आई, कि वो दूर जा रहा है, वो है इनफ्लो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ऑफ कोर्स आउटफ्लो। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट अगेन इशू ऑफ शेयर, मैंने क्रॉस मार दिया, क्योंकि यहाँ पे नो फ्लो ऑफ कैश हमारे पास आएगा बेटा, कोई कैश का फ्लो नहीं होगा। कैश रिसीव हो गया डेटर से अगर आपको, यस, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, इनफ्लो कहलाएगा। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, इनफ्लो, क्योंकि पैसा हमारे पास आया है। आगे चलते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, बिल्कुल कोई फ्लो नहीं होगा, ये पहले भी करे थे। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कोई फ्लो नहीं होगा। इश्यू ऑफ फुली बोर्ड बने शेयर, फ्री में इश्यू होते हैं, कोई फ्लो नहीं होगा। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज एट पार, जितने की है उतने की बेच दी, यस, नो फ्लो। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, यस, ये हमारे पास क्या होगा, अभी हम लोगों ने क्या करा है, ये डिक्लेयर किया है। मैंने ऐसे कहा, मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं कनाडा घूमने के लिए जा रहा हूँ, कितना खर्चा आ जाएगा सर, डिक्लेयर करने में जा रहा है, मैं कर देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ मैं यूएस से घूमने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी कोई फ्लो नहीं होगा, डिक्लेयर करने से कोई फ्लो नहीं होता। राइटिंग ऑफ बैड डेट, ये कागज किताबी एंट्री है, बैड डेट को से एडजस्ट करना है, यहाँ भी नो फ्लो। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट डिविडेंड, सर अभी आपने बताया ना कनाडा घूमने जा रहा हूँ, यूएस घूमने जा रहा हूँ, नहीं, यहाँ पे आउटफ्लो होगा। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, अब यहाँ कह रहा हूँ यहाँ पे आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो क्या होगा, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड के लिए एक रूल होता है। इंटरिम डिविडेंड के लिए क्या रूल होता है, जब हमें डिक्लेयर कर देते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना होता है, पे करना होता है इंटरिम डिविडेंड को। सर ये कौन सा डिविडेंड था, पहले वाला क्या था, ये इंटरिम डिविडेंड है, ये कौन सा है मेरा, फाइनल डिविडेंड है। सर अब फ़र्क क्या होता है, फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि जो साल के अंत में डिविडेंड पे करा जाएगा। मान लीजिए 31 मार्च 2020 को जो डिविडेंड दिया जाएगा, ये डिविडेंड है बीच में, कंपनी खुश हो गई, मान लीजिए कब खुशी हो गई, मान लीजिए मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी, मान लीजिए 25 सितंबर, ईयर ले लिया हमने 2019, यानी कि अगर मैंने इस दिन पे डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने, तो कंपनी को ये डिविडेंड पे करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर। ये कंपनी क्यों डिविडेंड डिक्लेयर करी, कंपनी बहुत खुश है, कंपनी बहुत खुश है। खुश का मतलब कि इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई मैं अपने शेयर होल्डर को इतना पैसा देना चाहती हूँ, मैं अपने शेयर होल्डर को 2 रुपये पर शेयर देना चाहती हूँ, जिसके बाद 10,000 शेयर होंगे, इसको 20,000 मिल जाएंगे। कंपनी क्यों खुश है, ये तो कंपनी जाने, यानी कि कंपनी बहुत खुश हो गई, साल के बीच में कंट्रोल ही नहीं हो रही इसकी खुशियाँ, तो उसने क्या करा, बीच में डिविडेंड दे दिया। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू याद दिला, तो जब भी इंटरिम डिविडेंड याद आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे आप देखो पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे, अब जैसे कई बार आपने देखा होगा राजा महाराजा होते थे, मजाक के फॉर्म में कह देते हैं, वो महाराज को सूचना सुनाने के लिए दासी आया करती थी या दास आया करता था, महाराज लड़का हुआ है, ठीक है, तो महाराज क्या करते थे, अपनी गले की मालाएं तोड़ करके बीच दे देते थे, यानी कि जैसे ही सूचना आई वैसे ही तुरंत दे दिया, ऐसे समझ लीजिए कंपनी बड़ी खुश हो गई, कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया, तो इसको हम आउटफ्लो मानेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड में नो फ्लो है, मैं लिख देता हूँ नो फ्लो है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ 7 दिन के अंदर पे करना होता है, तो ये हमारे लिए आउटफ्लो। सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट आपको मालूम है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, तो इसमें कोई फ्लो नहीं होगा। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट आपका बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है, सॉरी इंक्रीज़ हुआ तो पहला पैसा आया होगा, डिक्रीज़ हुआ है तो इनफ्लो, ये हमारा आउटफ्लो कहलाएगा, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट हमारा आउटफ्लो कहलाएगा। तो ये इस तरह के भी 1 नंबर में सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखें, यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ों का बताया, देखिए यहाँ से शुरुआत हो गई नो फ्लो की शुरुआत हो गई, यहाँ नो फ्लो, आउटफ्लो, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर बाय विद इन 7 डेज। आप देखेंगे तो इसको हम लोगों ने क्या माना है, हम लोगों ने इसको आउटफ्लो माना है, क्या माना है इसको, हम लोगों ने आउटफ्लो माना है विद इन 7 डेज इंटरिम डिविडेंड। और देखिए कैश इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर विल पेड इन द नेक्स्ट ईयर इफ़ अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तो उसको अगले साल पे करा जाता है बेटा, क्योंकि 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जाके AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। ये सारे हम लोगों ने कर ही लिए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आता है तो मुझे एक थॉट याद आती है, everyone want extraordinary things in the lives but they are doing the ordinary efforts। तो याद रखो बेटा, ज़िंदगी में अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट ही करने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के एग्जांपल याद रख लीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम द इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट अराइज फ्रॉम द इवेंट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि उनसे अलग हैं, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रेकर्ड फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली नहीं होते हैं। तो क्या की चीज़ें आती हैं इसके अंदर में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनसेशन पे टू द एम्प्लॉय अंडर द VRS। सर ये VRS क्या है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम।
वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम यानी कि वीआरएस। अभी डीजी पांडे जी हैं बिहार में, आपने देखा होगा, वो वहाँ के कमिश्नर थे, तो उन्होंने क्या करा, वीआरएस ले लिया। वीआरएस का मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, यानी कि समय से पहले रिटायरमेंट लेना। तो बहुत कम लोग होते हैं जो समय से पहले रिटायरमेंट लेते हैं। तो ये एक तरह का हमारा हमने खर्चा पे करा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाता है। यानी कि है तो सैलरी पे करना जो है वीआरएस के अंदर में जो अमाउंट जो जाएगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, लेकिन ये रेगुलर नेचर की नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट डैमेजेस ऑफ फिक्स एसेट बाय बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। यानी कि हमें क्लेम रिसीव हो गया, अगर हमारे फिक्स एसेट क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। अगर हमारे फिक्स एसेट डिस्ट्रॉयड हो गए तो उससे अगर हमें क्लेम मिला तो वो कौन सी एक्टिविटी में आ जाएगा, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आ जाएगा। फाइनेंसिंग में पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि हमने पेमेंट करी है, यानी कि बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर की जो पेमेंट होगी वो किस में आ जाएगी हमारे पास। अगर यहाँ पे मान लीजिए, अगर यहाँ पे हमें क्लेम रिसीव होता, अगर डैमेज ऑफ गुड्स होता, डैमेज ऑफ गुड्स से भी अगर हमें मिल जाता, अर्थक्वेक से, अर्थक्वेक आया, हमारे गुड्स डैमेज हो गए तो क्लेम मिलता, तो हमारे पास ऑपरेटिंग में आ जाता, वो हमारी ऑपरेटिंग में इनकम हो जाती। ये हमारी इन्वेस्टिंग में इनकम है, तो यानी कि फिक्स एसेट हुआ है, तो इसलिए इसको इन्वेस्टिंग कैटेगरी में ले गया। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी के 3 एग्जांपल हैं। ये अच्छे बच्चे याद रखें जो 99+ वाले बच्चे हैं, सॉरी 95+ वाले हैं। अब हमारे पास आएगा, अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे, किस तरह से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर निकालेंगे। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको बेटा, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें बेटा आप। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पीछे ना एक नंबर के जो 2 सवाल हैं वो कैसे हमें करने हैं, सीबीएसई में किस तरह से अभी तक पूछे गए हैं, मैं एग्जांपल दूंगा आपको। यहाँ पे आप पेज नंबर निकालेंगे बेटा, तो ये पेज नंबर आपका आएगा बेटा, यहाँ से शुरू होते हैं ये क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हमारे आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाता है 5.81 में, जैसे मैं छोटा सा बताऊँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही हैं। पेज नंबर है 5.81 है पेज नंबर ये, और ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स पूछे गए हैं। जैसे इनकम टैक्स पेड इज ऑलवेज शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये टिक लगा देंगे, ये ट्रू है हमारे पास। तो ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। अब ये आज ये वीडियो खत्म होने के बाद आज ये 29 तारीख को ये काम कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक से आपको पूछे गए हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक वाले अभी काम नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, ये आप रहने देंगे। ये आपको मैक्सिमम जो आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आपके इसको पर ही पूछे गए हैं, डिविडेंड रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी है, बाय द अदर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, बाय द अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के अलावा कोई मिलेगी तो कहाँ पे आएगी हमारे पास, कौन सी एक्टिविटी के अंदर में इस वाली एक्टिविटी को क्या करेंगे हम लोग शामिल करेंगे। तो आपको इनका क्या करना है बेटा, जवाब देना है, तो आप इनका जवाब दे लेंगे। और मैं बता देता हूँ उनके आंसर पीछे की तरफ दे रखे हैं, तो किसके अंदर लेंगे बेटा, यस डिविडेंड रिसीव होगा तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जो हमारे यहाँ पर बनते हैं, तो ये पूरे तो अभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसके अंदर में और भी चीज़ें हमें दे रखी हैं, लेकिन बाद में आपको ज़रूर ये कवर करने हैं। और मैं एक चीज़ बता दूंगा, पर ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से शुरू करने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आ रहे हैं, ये पेज नंबर हमारा 5.85 है। तो यहाँ से आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, जो हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में जो थ्योरी की थी वो वाली थ्योरी के क्वेश्चन हैं, एक बार इनको आप रीड कर लीजिए। और यहाँ पे इन्होंने पूछा गया कि डिफरेंस दीजिए इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, एक बार इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आप देखिए सभी क्वेश्चन में काफ़ी डिग्रियाँ लगी हुई हैं, यानी कि हर साल कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। इन्होंने यही पूछा है कि कहाँ इनफ्लो है और कहाँ हमारा आउटफ्लो इस तरह से हो रहा है। जो भी डाउट हो आप बता सकते हैं बेटा। अब मैं आपको एक काम बता रहा हूँ जो आपको मेन करना ही करना है, केवल ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कम से कम ट्राई करने ही करने हैं आपको। यानी कि 5.88 पेज निकाल लीजिए, वो तो पढ़ने के लिए दिए, इसमें लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई करना है, क्लासीफाई करना है, ये बताना है, और 4 ये 4 क्वेश्चन आपको करने ये आप मुझे प्रॉमिस करेंगे ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं एक चीज़ तो बताऊंगा आपको बेटा इस चैप्टर के साथ साथ ही, यानी कि अकाउंटिंग रेशो, आपको मालूम है पीछे स्कैनर दिया हुआ है, स्कैनर में काम बहुत है, जो बच्चा करना चाहे वो करिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और ये स्कैनर का कौन सा पेज नंबर है बेटा, स्कैनर का पेज नंबर 16 है, स्कैनर का पेज नंबर 16 है। और यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के ये बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आए हुए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, केवल रीडिंग लगा लेना जब भी आपको टाइम मिले। अगर अभी नहीं मिल रहा टाइम तो बाद में लगा लेना। अभी तो मेरी वीडियो अगर आपने 2 बार देख ली तो आप कहीं किसी क्वेश्चन में अटकने वाले नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपके सारे बोर्ड में आए हुए हैं, सारी डिग्रियाँ लगी हुई है 2019-20। तो ये क्वेश्चन आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो हम लोगों ने वीडियो करी है, आपको बताया मैंने, ये जो आपको हेल्प करेगी, जो आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे 2 एक नंबर के 2, वो यहीं से कहीं ना कहीं आपके क्या है फंसने वाले हैं। ये बोर्ड के ही क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन उन्होंने छोटे छोटे दे रखे हैं यहाँ पे। ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल वाले बेस्ड हैं, वो हमारे बाद में होंगे। यानी कि बुक में देखिए क्वेश्चन की तो भरमार है, पढ़ने वाला बच्चा चाहिए 87 क्वेश्चन तक हैं जो आप ये कर सकते हैं।
बाद में हम एक लिस्ट भी निकालेंगे कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा। फिर हमारे 3 to 4 मार्कर क्वेश्चन भी कई बार बना हुआ है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दे रखा है। फिर आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं, ये प्रैक्टिकल हमारे बाद में आएंगे। तो आप प्रॉमिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रॉमिस करेंगे 5.88 पेज के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेटा, ताकि और भी बच्चों का बेनिफिट हो सके इस पेंडेमिक के अंदर में। और अगली वीडियो के अंदर हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम लेके आएंगे बेटा। थैंक यू सो मच बेटा।